हेलो एवरीवन। अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं एंड आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लिया। तो अब आज हम बात करेंगे एक सेल के, एक हाफ सेल के, एक कंप्लीट सेल के पोटेंशियलिटी के बारे में। आप कहेंगे सेल क्या होता है मैम, ये सेल कहाँ से ले आई उठा के? तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन जनरेट भी कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शंस भी चला सकते हैं। मीन्स एक तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शन जो पढ़ रहे हो दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि दो तरह की सेल्स आएंगी। एक ऐसी सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, और एक ऐसी सेल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पहली सेल के बारे में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, आप सेकेंडरी बैटरी यूज़ करते हैं, लैड एक्यूमुलेटर, कार बैटरी यूज़ करते हैं एंड मोबाइल में बैटरी यूज़ हो रही है, या घड़ी में हम, या वॉच में, डिफरेंट एपरेटर्स में हम सेल डालते हैं, ड्राई सेल्स डालते हैं अलग अलग कंपनीज के। इन दैट केस हम एक ऐसी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं और वो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो एक सेल की क्या कैपेसिटी है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे करता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ देख रहे हो मैंने दो सेल्स अलग अलग, दो आधी सेल्स अलग अलग बना रखी हैं। एक सेल है कॉपर की सेल, यहाँ पर कॉपर को मैंने कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है, और दूसरी सेल में जिंक को जिंक के ही एक सॉल्ट में डिप कर रखा है, कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रखा है जो जिंक का ही है। अब मैं पहले एक सेल की बात करती हूँ, देन आपको दूसरी सेल के बारे में भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो कॉपर में जो है कॉपर आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशंस में आयंस आएंगे। कुछ आयंस जो है वो कॉपर से कॉपर आयन की फॉर्म में चेंज होंगे और सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और कुछ आयंस जो है वो कॉपर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन टेक करके, इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रही है, रिडक्शन। तो कुछ सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर रॉड पर भी जाएंगे, कॉपर की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, कॉपर का कॉपर आयन में बदलना और कॉपर आयन का कॉपर में चेंज होना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस कॉपर की नेचर कैसी है, कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। तो जो फास्ट होती है वो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है। कॉपर की टेंडेंसी है कॉपर आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदलना। मीन्स हमें यहाँ जो फाइनली रिजल्ट मिलने वाला है ओवरऑल वो ऐसा मिलेगा जिसमें कॉपर आयन सॉल्यूशन से रॉड के ऊपर, कॉपर की रॉड पर आकर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ हमें रिडक्शन का प्रोसेस फास्ट मिलेगा कंपैरेटिवली कॉपर से, ऑक्सीडेशन से। इस सेल की जो कैपेसिटी है धीरे धीरे ओवरऑल क्या डेवलप हो जाएगी, टू गेट रिड्यूस। और इस सेल की जो कैपेसिटी उस कंसंट्रेशन के लिए होगी रिडक्शन की, उसे हमने नाम दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक आधी सेल, एक हाफ सेल जिसमें कि रिडक्शन का प्रोसेस ओवरऑल फास्ट हो रहा हो कंपैरेटिवली ऑक्सीडेशन से, डोमिनेटिंग हो, उस सेल की नेचर रिडक्शन की डेवलप हो जाती है। और उस कंसंट्रेशन, उस टाइम, उस टेम्परेचर के लिए जो उस सेल की कैपेसिटी होगी टू गेट रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी हाफ सेल के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिंक जब हमने डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, उसी का इलेक्ट्रोलाइट कोई लेना पड़ेगा ताकि रिएक्शंस हों। तो यहाँ से जिंक आयंस सॉल्यूशन में भी आएंगे, जिंक आयंस की फॉर्म में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में भी आएगा, और सॉल्यूशन से वापस कुछ आयंस जो हैं वो रॉड पर जाकर रिड्यूस भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जिंक की जो नेचर है वो है टू गेट ऑक्सीडाइज फास्ट।
हम यहाँ पर कंपेयर करें कि कौन सी रिएक्शन किस में फास्ट होगी। तो जिंक में जो जिंक से जिंक आयंस में बदलने की जो उसकी एबिलिटी है, जो नेचर है, वो ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरेटिवली जिंक आयंस से वापस रिड्यूस होने की। तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन मुझे ये मिलने वाली है इस सेल में, जिंक आयंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे जिंक में, जिंक आयंस जो है वो रिड्यूस होंगे स्लोली जिंक में, लेकिन मुझे इसकी रिवर्स रिएक्शन मिलने वाली है कि जिंक जो है वो जिंक आयंस में ज़्यादा फास्टली चेंज होगा। एंड इस पोटेंशियल को जो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपली पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी ऑफ द सेल टू डू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फॉर दैट कंसंट्रेशन एंड फॉर दैट टेम्परेचर दैट प्रेशर, जो हम यहाँ पर सेल के लिए मेंटेन करेंगे। यहाँ पर मैंने रिएक्शन रिडक्शन की ही लिखी है क्योंकि हम दोनों की पावर्स को यदि कंपेयर करेंगे तो सेम चीज़ में ही हमें उन्हें कंपेयर करना होगा। तो हम कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करेंगे, जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही चेक करेंगे कि इन दोनों में से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हम दो चीज़ें अलग अलग कंपेयर नहीं कर सकते कि एक का मैं ऑक्सीडेशन निकालूं और एक का रिडक्शन और मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर जब भी करेंगे हम दो बैटरीज़ को या बहुत सारी बैटरीज़ को, सेल्स को, तो हम उनका एक ही वैल्यूज़ में उनको रिपोर्ट करेंगे एंड वो रिपोर्ट किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल में। इसलिए यहाँ जिंक की जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है वो हमने यहाँ पर लिखी है, और जिंक की जो रिडक्शन की पावर है वो कंपैरेटिवली कॉपर से बहुत कम है। जिंक का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है और कॉपर का रिडक्शन फास्ट होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एक आधी सेल जो है वो कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन करती है। होती दोनों प्रोसेस हैं दोनों में, लेकिन एक डोमिनेट कर जाता है जिसकी वजह से हम उसकी पूरी सेल का या तो रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं कि उसमें पोटेंशियलिटी है रिडक्शन की, और एक में ऑक्सीडेशन फास्ट हो रहा होता है तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियलिटी है ऑक्सीडेशन करने की। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम आती है, समझ तो आगे यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं कह सकती हूँ द कैपेसिटी टू गेट ऑक्सीडाइज इजीली, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की एक इलेक्ट्रोड की जो पावर है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। रिडक्शन पोटेंशियल भी सिमिलरली वी कैन डिफाइन कि भाई एक इलेक्ट्रोड कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके गेन कर सकता है, दैट पोटेंशियलिटी ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। जैसे हमने अभी देखा कॉपर की है रिडक्शन और जिंक की है ऑक्सीडेशन की। अब यदि मैं इन वैल्यूज़ को जो मैंने यहाँ पर लिया था, कॉपर का सॉल्यूशन लिया था, जिंक का सॉल्यूशन लिया था, यदि मैं कॉपर एंड जिंक के सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज कर दूँ 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए एंड टेम्परेचर मैं रखूँ पूरी सेल के लिए 273 केल्विन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार कंडीशन रखूँ, एट दैट टाइम पूरी सेल का जब हम दोनों सेल को कनेक्ट करेंगे तो एक कैथोड बन जाएगी और एक एनोड बन जाएगी, तो उस पूरी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा that will be called as the standard electrode potential। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि मैं स्टैंडर्डाइज नहीं करती हूँ वैल्यूज़ को कि 273 केल्विन 1 बार 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेती हूँ सेल की, तो वो स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं है, उसे हम सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। यदि आप उन वैल्यूज़ को, इन सारे पैरामीटर्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को स्टैंडर्ड कर देते हो, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का कंबाइन करने के बाद जो उसमें पूरी बैटरी का जो पोटेंशियलिटी डेवलप होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E0 से E0 से इसे शो करते हैं। ठीक है बेटा, ये हाफ सेल रिएक्शंस हैं दोनों के लिए। कॉपर जो है वो इजीली रिड्यूस हो गया कॉपर सॉलिड में,
इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्डाइज्ड आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिपोर्ट करेंगे उस आधी सेल का, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट्स। एंड जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है, माइनस 0.76 वोल्ट है, माइनस में जा रहा है। कॉपर का पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का माइनस में है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन की पावर ज़्यादा है, रिडक्शन की पावर बहुत कम होती है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम एक आ रही होगी आपको यहाँ समझने में कि मैंने ये E0 वैल्यूज़ जो निकाली हैं अलग अलग सेल के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए या किसी और सेल के लिए मैं निकालूँ आधी सेल के लिए, वो मैंने कैसे निकाली होंगी, है ना। सोचने की बात है कि हम हाफ सेल की ये जो पोटेंशियलिटी है वो हम निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का इतना आएगा या जिंक का या सिल्वर का इतना आएगा, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या शॉर्ट में ये फेमस है SHE के नाम से, शी के नाम से। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, यदि हम इस हाइड्रोजन का ये हाफ सेल बना देते हैं, इसकी मैं अभी आपको कंस्ट्रक्शन बताती हूँ थोड़ा सा आउटलाइन में, तो इस सेल की जो वर्किंग है वो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 0। ठीक है, समझ रहे हैं। एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड मैंने बनाया, एक सेल जो बनाई हाफ सेल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आने वाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट विल बी 0। तो हम इससे हम किसी भी सेल को कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज एक वैल्यू को एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब ये सेल कैसे वर्क करती है, इसमें HCl के 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल किया जाता है और एक रॉड लगाते हैं जिसमें प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड होता है और उसके ऊपर प्लैटिनम का ही ग्रैन्यूल्स डाले जाते हैं। एंड इस रॉड को हमने एक ग्लास ट्यूब से एनक्लोज कर दिया जिसमें हम लगातार हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और एक सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्ट करेंगे ताकि दूसरी सेल से हम इसका कनेक्शन कहीं भी कर सकें। एंड अभी आपको मैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, देन आप अच्छे से समझ पाओगे सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है। अब इस सॉल्यूशन में जब हमने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास की एंड कंसंट्रेशन हमने रखी क्या, 1 मोलर कंसंट्रेशन, राइट। अब इसमें जितने H2 जो जहाँ से जाएगी सॉल्यूशन में वो H आयन में ब्रेक होगी एंड देन H आयन्स यहाँ से कंबाइन होकर वापस H2 की फॉर्म में चेंज होकर, मीन्स ऑक्सीडेशन भी होगा हाइड्रोजन का, रिडक्शन भी होगा और हमें हाइड्रोजन गैस वापस यहाँ से बबल आउट होती भी रहेगी। तो लगातार हम हाइड्रोजन को पास भी कर रहे हैं और हाइड्रोजन हमें सेम पॉइंट पर मिल भी रही है वापस। तो दोनों जो प्रोसेस हैं साइमल्टेनियसली होंगे हाइड्रोजन के लिए, इक्वल एंड अपोजिट, एंड इसलिए उस पूरी बैटरी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेंटेन हो जाता है 0। तो इस सेल को जो हम किसे क्या कह रहे हैं, SHE, शी, इस सेल को हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, 0 की तरह यूज़ कर सकते हैं किसी और सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि मुझे एक जिंक का कोई इलेक्ट्रोड दे दिया गया है, एक सेल दे दी गई और मुझसे कहा गया कि आप ये अननोन हाफ सेल है, हमें नहीं मालूम इसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आप फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, सिंपली उस जिंक की इलेक्ट्रोड वाली जो सेल है हाफ सेल, उसे SHE के साथ कनेक्ट कर दोगे। और कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया और इनर सर्किट को पूरा करने के लिए हमने इसे एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। अब क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फुल डिटेल में सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अभी आप ये समझिए कि इनर सर्किट जो है सॉल्ट ब्रिज से पूरा होता है, आउटर सर्किट में जिसमें हमें फ्लो ऑफ करंट मिलेगा उसमें हमने मेटालिक वायर से उन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। बस सिंपल, आपने एक उसमें सर्किट में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। उस पर रीडिंग आपको जो मिलेगी वो किसकी होगी,
वो इस जिंक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कितना है, हाइड्रोजन का होता है 0। अभी हमने देखा SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कुछ आएगा नहीं। इसका जो भी वैल्यू मुझे वोल्ट मीटर पर मिलने वाली है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द अननोन हाफ सेल। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा किसी भी आधी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। अब इसका हम करते क्या हैं, हमने क्या किया, हर मेटल के लिए, हर एलिमेंट के लिए हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, ऐसे ही SHE के साथ कनेक्ट करके, और 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए स्टैंडर्डाइज वैल्यूज रख के, और हमने ये एक टेबल बना डाली। दिस टेबल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें अरेंजमेंट है किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने इसको जो है अरेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं समझ आने वाली हैं। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इस पर ही काम कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का आपको नेचर बताना है कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, किससे फास्ट, किससे कम होगा, वो हाइड्रोजन निकालेगा HCl में डालने के बाद कि नहीं निकालेगा, ये सारा एनालिसिस हम इसी वैल्यू से ही करते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा एक्टिविटी सीरीज के बारे में, वो बहुत छोटा पार्ट है। ये है पूरा इलेबोरेशन फॉर द नेचर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। अभी मैं आपको सिर्फ 2-1 एप्लीकेशंस बता रही हूँ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिससे आप मतलब थोड़ा सा समझ जाओगे। बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इस टाइप की आपको, और बहुत सारी चीज़ें कराऊंगी इस पर बेस्ड। तो इसको याद नहीं करना है आपको, इस पूरी सीरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसे आपको अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो पहली एप्लीकेशन, अभी मैं ओवरऑल आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बताने जा रही हूँ, जिसे आप यहाँ पर याद कर लो। फिर मैं 1 बाय 1 हर वीडियो में आपको इसकी एप्लीकेशन समझाती रहूँगी साथ साथ। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो 0 पोटेंशियल पर है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल पर आता है। तो हाइड्रोजन इज हैविंग द 0 पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ना तो ये ऑक्सीडाइज होता है और ना ही रिड्यूस होता है, राइट। ये तो ध्यान रहेगा ना आपको SHE के लिए। दूसरे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो माइनस में रखे गए हैं वैल्यूज़ में। एक नंबर लाइन सी बन गई है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 की। जो एलिमेंट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं उन्हें आप कह सकते हो कि वो बहुत अच्छी नेचर है उनकी रिडक्शन की, एंड दे वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जिनका रिडक्शन फास्ट होता है, जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दे वर्क एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू, जिसकी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो आप क्या कह सकते हो, दैट विल वर्क एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स हैविंग द माइनस रिडक्शन पोटेंशियल्स, जो कि हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं, जिनका माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल, उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है एंड दे वर्क एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, जो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट एंड दे विल वर्क एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये अभी आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ वाले की नेचर कैसी है, और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर कैसी है। ये आप ध्यान रखेंगे तो काम बहुत आसान होने वाला है आगे। और हर वीडियो में आप देखोगे कि मैं इनके बारे में आपको एक नई एप्लीकेशन, एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेस पर। तो इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, याद नहीं करना है आपको, मेमोराइज नहीं करनी है वैल्यूज़। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि माइनस का मतलब क्या है, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है,
एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम पॉजिटिव और नेगेटिव में ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो मेरे बहुत काम आसान हो जाएगा। आप इतना याद रखिए, ये एप्लीकेशन इतनी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में और बहुत सारा। आज मैंने आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी की और डिटेल्स बताऊंगी, सॉल्ट ब्रिज वगैरह सबके बारे में फंक्शंस बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है 6 से 12 क्लासेस के लिए। इसमें सारे फीचर्स जो हैं वो आपके प्लस वाले ही हैं, सारे बेनिफिट्स हैं प्लस के ही, जो आपने नाम सुना होगा प्लस का। बहुत प्लस फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप मन चाहे एडुकेटर्स से, जो इतने अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के पास, उनसे आप प्लस में ही जाके आप उनसे उनके कोर्सेज को पढ़ सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी अब तक कि पेरेंट्स से बिल्कुल डील नहीं हो पा रहा था, पेरेंट्स से बात नहीं हो पा रही थी, जिसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो इसमें क्या किए कर रहे हैं कि हम जो अनअकैडमी है वो पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, स्टडी प्लान आउट होगी आपको प्लानर मिलेगा, रेगुलर मंथली वीकली प्लानर्स मिलेंगे, जिससे आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली चलेंगी। प्लस उसके साथ आपको नेचुरली जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, नेचुरल है ये। तो जो पढ़ता है उसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो नहीं पढ़ता उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कभी। तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें पेरेंट्स की बात करें यदि हम, तो वीकली उनको रिपोर्ट दी जाएगी कि आपने कितनी अटेंडेंस ली है क्लास में, आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अब इसके लिए परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट होंगे, क्विजेस हो रही हैं, वो आप करते रहेंगे तो आपके पेरेंट्स को आपकी रिपोर्ट मिलती रहेगी कि भाई हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है। और उसमें जो ग्रोथ में थोड़ी रुकावट भी आ रही है वो डाउट से सेशन से आपकी सॉल्व भी हो रही है। तो पेरेंट्स से कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है इसमें, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये 6, 7, 8 का आपका चार्जेस हैं। ड्यूरेशन वाइज आप 6 मंथ से 7 ईयर्स तक कोई भी ले सकते हो। जितने ज़्यादा ईयर्स का लोगे उतना बेनिफिट ज़्यादा है, नेचुरल। और प्लस यदि आप अपना बेनिफिट और बढ़ाना चाहते हो तो रेफरल कोड हमारा DSL क्लासेस यूज़ कर लो, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। है ना मज़ेदार बात। और ये है 9 से 12 क्लासेस के लिए। ठीक है, तो बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो और रेफरल कोड DSL क्लासेस डालना मत भूलना 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और बहुत सारे आपको अमेजिंग मैं चीज़ें बताने वाली हूँ जो 12th के लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय।